बच्चों आज क्या हुआ कि मैं घर पे आया और मैंने खाना खाया। खाना खाते हुए मुझे भयंकर नींद आई, तो मैंने सोचा यार आज तो पढ़ाना मुश्किल है। फिर मैं भी एक बच्ची को पढ़ा के आया, तो उसके घर में मैं वैसे चाय पानी कुछ नहीं पीता, किसी घर में नहीं पीता। ऐसा नहीं कि वो लोग किस जाति के धर्म के ऐसे कोई मतलब नहीं है, मैं पीता ही नहीं हूँ, मेरा आदमी। और कोरोना के बाद मैं तो सेंसिटिव हो गया, किसी घर पानी पीता नहीं। यहाँ पर मैंने एक दो बार चाय पी है, पीता भी नहीं। मुझे एक बार इमरजेंसी भी गया था, तो मुझे भयंकर नींद आई थी। मैं पक्का सोच रहा था कि मैं आज तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं झोटे कर रहा वहाँ पर। लेकिन मैंने हिम्मत करी, चलो यहाँ चलते देखते। नहीं फिर बच्ची पढ़ने वाली थी, मैंने किया। तो आज मैं चीज पढ़ा रहा हूँ आपको, दैट इज योर इमरजेंसी पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। जनरली वी कैलकुलेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए स्पेशल पर्सन, बिकॉज द होल पावर आर वर्किंग एंड यूटिलाइजिंग बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट ऐसा नहीं है बच्चों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल आदमी है मेरी नजर में, क्योंकि जो पावर प्राइम मिनिस्टर यूज करता है वो सारी पावर वो प्रेसिडेंट के नाम से करता है। इट मींस द इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूज द होल पावर इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के नाम से सारी पावर यूज करता है, ये बता चुके हैं। इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री शक्तिशाली है पावर से, बिकॉज ही इज ए रियल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर दो बातें आएंगी आपने कल परसों पढ़ा था क्लास में, द प्राइम मिनिस्टर इज ए हेड ऑफ द नेशन, सॉरी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंट इज ए हेड ऑफ नेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है। कल हम लोग बहुत पावर प्रेसिडेंट दे चुके थे, आज प्रेसिडेंट के खास पावर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी पावर। एंड इंडियन प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर कंसिस्ट इन 3 आर्टिकल। नंबर 1 आर्टिकल 360, 356 और 353. These are 3 important emergency power of the Indian President. And really, these 3 power Indian President utilizing at time of the emergency. सही मामले में emergency time में ही यूज करता है. But each power have their own jurisdiction. मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो कई बार बच्चे इतने प्यारे प्यारे आंसर लिखते हैं मासूम जैसे, क्योंकि उनके आंसर पढ़कर जोर जोर से हंसी आती है। एक वर्ड है जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन को बच्चे मान के चलते हैं कि दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू जुडिशरी। नो, जुरिडिक्शन का मतलब होता है दैट इट शुड बी रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट। अगर मैं एक बात सिंपल बात करूं, मैं भी कहूंगी मेरा जुरिडिक्शन क्या है, आई एम ए सब्जेक्ट टीचर, तो आई कैन टीच एंड आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एनी कमेंट अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि उसकी मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो मेरा जुरिडिक्शन क्या हो गया, एसएसटी। अगर कोई बायो की टीचर बैठी है और मैं बायो की टीचर को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कोई बात हो गई कि ये ना इस पेज पे बैठे उसी डॉक्टर का बेवकूफ़ी। तो मेरा जुरिडिक्शन का मतलब क्या हुआ, मेरा एरिया। तो whenever we talk about jurisdiction, it is our area that is concerned with ourselves. मैं एसएसटी का टीचर हूँ, तो मेरा जुरिडिक्शन एसएसटी है। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एनी कमेंट अबाउट एनी सब्जेक्ट। तो जब हम इनकी बात इन पावर की बात करेंगे तो ईच पावर हैव देयर ओन जुरिडिक्शन। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आर्टिकल 360। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्लीज नोट डाउन, इसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसे हिंदी में कहते हैं वित्तीय आपात। अब बच्चों एक अच्छी बात है, हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं करप्शन भी होती है हिंदुस्तान में। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अभी तक आजादी के बाद से अभी तक कभी भी हिंदुस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई है। इसके लिए हम सब दायी देते हैं। भारत एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ये बात समझ लीजिए, रियली। नहीं तो अभी आप श्रीलंका केस देख लो, श्रीलंका की इकोनॉमी कितनी डाउन हो गई। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंडिया में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ गलत भी होता है। इंडिया को भाई हर तरह के लोग देश में, कुछ लोग जो देश की सोचते हैं, कुछ अपनी सोचते हैं, कुछ अपने परिवार की सोचते हैं। तो इस परिवारवाद और पर्सनल चीजों में कहीं ना कहीं कुछ गलती होता रहता है। कानून अपने काम करते हैं, लेकिन फिर गलती होती है, ये सब हम जानते हैं। तो हम जब इस इमरजेंसी बात करते हैं तो रिमेंबर दिस इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय इंडियन प्रेसिडेंट with the recommendation of CAG,
कौन होता है? कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। ये वो इंसान होता है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, जो पूरे देश का पैसे का हिसाब किताब रखता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसका हेड जो है, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य नियंत्रक आयुक्त, मुख्य नियंत्रक और लेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल कहते हैं इसको। यानी आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा है कि हमने उसमें हर चीज को कवर किया है। देश का पैसा कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, सही यूज हुआ है नहीं हुआ है, इसके लिए हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल अपॉइंट कर रखा है। वो प्रेसिडेंट साहब को इन्फॉर्म करता है, प्रेसिडेंट साहब देश की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार जो कम हो रहा है। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय जो है वो वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। अब बच्चे पूछते सब फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपके घर में जो पैसे का हिसाब किताब है मोस्टली आपकी मम्मी रखती है, पापा कमाते हैं, मम्मी भी कमाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है घर में मम्मी कहती है नहीं इस महीने पैसे नहीं है, तो इन्हीं चीज़ों में हम कटौती करेंगे। तुम ड्रेस के लिए बोले तुम्हारी नई ड्रेस नहीं आएगी अभी 2 महीने बाद आएगी, और तुम्हारी कार भी नहीं आएगी, तुम्हारी बाइक भी नहीं आएगी, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं आएगा। है मम्मी ने कटौती करना चालू कर दिया। तो नियंत्रण और मालिका परीक्षक कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल कहता है राष्ट्रपति को कि देश में कुछ आर्थिक हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे, खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो इन द इफेक्ट ऑफ द आर्टिकल 316 we can reduce, we the government can reduce, the president can reduce, not government, president can pass the order to reduce the salary of government servants. वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है, नंबर 1। एंड द गवर्नमेंट विल नॉट, वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। सैलरी एंड वेजेस कैन बी रिड्यूस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। Another important thing, the government is not authorized to introduce new projects. भाई देश है, विकास होते रहते हैं, नए नए अरबों खरबों के प्रोजेक्ट आते रहते हैं, डैम बनाना, आपके फ्लाईओवर बनाना, एयरपोर्ट बनाना, सड़कें बनाना। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई अभी कुछ समय के लिए खर्चे कम करो, हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे। देश में देखिए हर साल कुछ होता रहता है, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि अभी हम कोई नया जो चल रहे प्रोजेक्ट उनको भी रोक सकती है, वो कोई नया प्रोजेक्ट भी लाएगी नहीं। मैंने बता दिया गवर्नमेंट सर्विस। और सरकार के कुछ जो महत्वपूर्ण खर्चे हैं वो खर्चे भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही सरकार कर पाएगी। यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी है भाई, बहुत टाइट कंडीशन है, ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैल्यू गिर चुकी है, विदेशी मुद्रा भंडार गिर चुका है, इसे राष्ट्रपति महोदय कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसका फर्क सेंटर में नहीं स्टेट में भी होगा। गवर्नर जो स्टेट में जो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ही विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट देश में पैसा नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी सरकार डिक्लेयर नहीं करती, ये प्रेसिडेंट महोदय डिक्लेयर करते हैं। अब आप सब प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, बिल्कुल सही है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार के थ्रू होता है, एंड इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी। खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी समस्या होती है, हर देश में गरीबी भी है, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज तक इतने साल आज़ादी को हो गए, शायद 77 और 78 इंडिपेंडेंस से मनाए जा रहे हैं, हम लगा लो हिसाब कितना हो गया, 1947 और 53 तो हो गए, 53 और 73 बस 75 इंडिपेंडेंस से मना रहे हैं लोग। कोई गलती हो माफ करना भाई, ठीक है। 76 से 74 है, 74 है शायद, 75 73 77 76 तो 76 इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं हम लोग। और 76 इंडिपेंडेंस डे में इतने साल के बाद भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगा, जितना मैं समझदार हूँ उतनी सब बता दूं कि ये किसी विद्वान ने कहा भी है
मैं आपको बताऊं कि मुझे ध्यान नहीं, ये तो शायद 2002 या 3 की बात है, अमेरिका में इकोनॉमिक टैक्सेस आया, पूरे वर्ल्ड में आया, उसका इफेक्ट इंडिया में भी हुआ और हमें लग रहा था कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन पता है कि इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों नहीं हो सकती? इसका रीजन जानते हो? एक तो पॉलिसीज तो है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ द मिडिल क्लास। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारत कभी टकमगा तो क्यों नहीं है। हाँ, तुम बुरी नजर लगा लो भारत पे, भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। रीजन क्या है इसका? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की एक आदत होती है जो बहुत अच्छी आदत है, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, कि जितना कमाएंगे ना उसका कम से कम 30-40% पहले ही बैंक में दिया जाएगा, बचत। भाई गरीब आदमी क्या सोचता है? क्या है, रोटी है, सब्जी है, ले चोर तू ले जाके, ये कहेगा वो मेरे पास क्या है। अमीर आदमी वैसे सिक्योर है। अब मिडिल क्लास तो सोचता है बेटा जितना मैं कमाऊंगा उतना मेरा है। मिडिल क्लास को कोई देने नहीं आता। ये कठोर सत्य बात है, ये सब बोल रहा हूँ मैं इसीलिए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि मिडिल क्लास तो वैसे मेहनत करके बढ़ जाएगा। सरकार बहुत अच्छी जानती है कि मिडिल क्लास में, जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी भाई जितने भी आईएएस बनते हैं, मेरे ख्याल बहुत कम यंग चैप ऐसे होंगे आईएएस बनने वाले जो शायद किसी बहुत रईस खानदान से बिलोंग करते होंगे। मिडिल क्लास कौन बनते हैं? आईएएस कौन बनते हैं? मिडिल क्लास का लड़का। हाँ बेटा तुम्हें आईएएस बनना है, क्योंकि वो अपने परिवार को उस पोस्ट के थ्रू ऊपर ले जाना चाहता है। और ये बात सही भी है। आईएएस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। आप कलेक्टर बनते हैं और उसके ऊपर अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता। यानी आप चाहे आईआईटी कर लो, चाहे नीट कर लो, चाहे क्रैक कर लो, लेकिन जो मजा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है कभी नीट वाले नाराज हो जाए, इंजीनियर वाले नाराज हो जाए कि सब हम लोग छोटे मोटे थोड़ी है। अरे भाइयों तुम में से कोई छोटा मोटा नहीं है, लेकिन ये बात ही पक्की है कि जो रुतबा आईएएस की नौकरी का होता है वो किसी नौकरी का नहीं होता। तुम अभी 25-26 साल के लड़के लड़की हो, ठीक है, तुम्हारे पास लाखपति की गाड़ी है, तुम्हारे उतरते 4 लोग में वेलकम करने आते हैं, तुम्हारा रुतबा है, ये रुतबा आईएएस को मिलता है, किसी को मिलता है। चाहे तुम कितनी से बड़ी कंपनी में, मैं तो एमएनसी में 50 लाख का पैकेज है, 60 लाख का पैकेज है, ठीक है, यू आर नॉट इक्वल टू आईएएस। आज के आपके इस यंग चैप टीनेजर में आप सभी ख्वाब होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइए, जो मिडिल क्लास है वो इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। मेरे ख्याल से मेरे इस सेंटेंस से बहुत सारे मिडिल क्लास वाकिफ होंगे, इसको मानेंगे इस चीज को। अगर आप में से किसी को इच्छा हो तो सूचना के अधिकार से आप पता लगा सकते हैं कि देश की इकोनॉमी में मिडिल क्लास का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मिडिल क्लास टैक्स तो सब देते हैं जो टैक्स एलिजिबिलिटी में आते हैं। मैं यहाँ पर उन कोई किसी भी तथ्य को नहीं बोलूंगा जिससे कोई कंट्रोवर्सी होती हो। मैं तो बोलूंगा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक टैक्स देना चाहता है। अब सच्चाई क्या हो आप लोग जाने, लेकिन टैक्स देना चाहिए और मिडिल क्लास तो टैक्स देता है। गवर्नमेंट सर्वेंट तो 100% टैक्स देता है, क्योंकि उसके बाद चारा ही नहीं होता। कई प्राइवेट सर्वेंट जो होते हैं, जो लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, जिनकी सैलरी अकाउंट में आती है, वो लोग भी टैक्स देते ही हैं। अब बिजनेस में भी टैक्स देते हैं, पर कुछ लोग टैक्स चोरी करते हैं, ये बात हम जानते हैं। अब कुछ में कौन आता है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में सभी लोग टैक्स दें तो मेरे ख्याल से इंडियन इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मिडिल क्लास, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मिडिल क्लास, अगर आप जनरल हिसाब लगाइए, एक मिडिल क्लास अगर हर महीने 20,000 रुपये की सेविंग करता है, मतलब उसके घर में कितनी भी तनख्वाह आए, अगर उसकी 1 लाख रुपये तनख्वाह आ रही है तो दोनों हस्बैंड डिस्कस करते हैं कि कम से कम महीने का 20-30,000 रुपये जोड़ना ही है, बुढ़ापे में काम आएगा। तो जरा हिसाब लगा लो आपके बच्चे, 20,000 1 से 10 से 2 लाख रुपये हो गए, ठीक है, 100 से कितने हो गए, 20 लाख हो गए। अगर मेरी कैलकुलेशन भाई गलती हो सकती है मैथमेटिक्स में, इसमें कमेंट मत करना, 20 लाख हो गए। फिर आप यानी अगर हम हिसाब लगाए हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इस समय 1 अरब और 25-30 करोड़ है, उसमें से अगर मैं मान के चलता हूँ कि 30-40% मिडिल क्लास है, कैलकुलेशन कर लो 1 महीने में कितना पैसा मिडिल क्लास बैंकों में डाल रहा है।
अरे कहाँ से इकोनॉमी टकमगाएगी? वी डोंट रिक्वायर फाइनेंशियल इमरजेंसी। और हमारे देश की सरकार बहुत प्रसन्न है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमेशा मिडिल क्लास का ध्यान रखते रहते हैं और वो कहते भी हैं कि मिडिल क्लास, अगर अपर क्लास इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो मिडिल क्लास ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को ये बात है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की इंडिया में आवश्यकता नहीं पड़ी आज तक। मेरी और मेरी इस देश के निवासियों से खुद से भी है कि अपने जो टैक्स लायबिलिटी है उनको समय पर पूरा करें और जितनी सेविंग करनी चाहिए उतनी सेविंग कंपल्सरी करें। सेविंग करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, देश मजबूत होगा और हम भी मजबूत होंगे, ये बात पक्की है। सेकेंड इमरजेंसी पावर है आर्टिकल 352(6). ये मैं बता दूं वीडियो में, ये टॉपिक 11th क्लास के भी है और 9th क्लास के भी है, 12th के भी है, कॉलेज के भी है। ये कंपटीशन में भी आते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लो, चाहे आप पटवारी का दे लो, चाहे किसी क्लर्क का एग्जाम दे लो, हर एग्जाम में ये टॉपिक आते हैं। कई बार जो बच्चे सोशल साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते उनको इन इमरजेंसी वाले क्वेश्चन में गलती करके आ जाते हैं। तो जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसको आगे फॉरवर्ड करें और ये उनके लिए भी काम, स्पेशली ये टॉपिक तो काम का है। अब आता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट इमरजेंसी के राष्ट्रपति शासन। बहुत बार आपने सुना होगा फला राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। क्या राष्ट्रपति जी वहां जाके शासन कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारे राष्ट्रपति का ओहदा इतना बड़ा है कि उनको जाने की जरूरत ही नहीं है, उनका नाम ही काफी है। उनके नाम के अकॉर्डिंग काम कौन करता है या उनकी बातों को कौन आगे पहुंचाता है? गवर्नर। स्टेट में जो गवर्नर होगा वो स्टेट इमरजेंसी जिसे कहते हैं, राज्य में आपातकाल लागू जाना, राष्ट्रपति शासन लागू जाना। राष्ट्रपति शासन तो इन तीनों आर्टिकल में होता है, लेकिन इसे हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी कहते हैं इसको। अब स्टेट इमरजेंसी कब होती है, क्यों होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनिए। इसकी 3-4 बातें हैं आर्टिकल 356 की। सिंपल बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, whenever the governor is failed, the state constitutional machinery is failure। अब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या होती है? इसे कहते हैं राज्य सरकार। भाई बच्चों, आप सभी बात जानते हैं कि देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम जब हम देते हैं तो बच्चे कहते हैं सर पार्लियामेंट तो सेंटर में है, इसको स्टेट से कहाँ जोड़ रहे हो? मैं बता दूं आपको, द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द इलेक्शन इज सिमिलर फॉर द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द सीएम इन द स्टेट। या मैं कहूँगा इलेक्शन प्रोसेस जो सीएम का है वही पीएम का अप्लाई होता है, वो सेंटर पे होता है, स्टेट पे होता है। अब बच्चे के सब ऐसे कैसे समझ नहीं आया, आपने तो कंफ्यूज कर दिया। सुनो तो, मैं अगर राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान में 200 सीट से विधानसभा की मेजोरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बेस्ट जानते हो, डिवाइड बाय 2 100 हो गया। बट 100 अगर एक्स पार्टी के पास आया तो वाई के पास ही 100 आ गया। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। बट अगर एक्स के पास 101 आ गया तो वाई के पास 99 आया होगा, तो इसे कहेंगे एक्स पार्टी इन मेजॉरिटी। ऐसी कंडीशन में सीएम बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। जिस पार्टी या अलायंस के पास इतनी सीट्स है तो वो पार्टी जो है आराम से सरकार बनाएगी, ये आप समझ लीजिए। मैं रिपीट कर दूं, मैंने क्या बताया था। तो आर्टिकल 356 का रिलेशन जो है, सीधा सीधा रिलेशन जो है किस बात से है? इसका रिलेशन है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, व्हेन द गवर्नर फील दैट, अच्छा ये चीज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में लागू होती है। मैं तीनों बातें बताऊंगा आपको। मैंने पहली बात क्या बताई कि आफ्टर द इलेक्शन, बहुत ढंग से सुनना, आफ्टर द इलेक्शन, कौन से इलेक्शन? विधानसभा के ले लो, लोकसभा के ले लो। और आप सब जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन से नए पीएम साहब बनते हैं और विधानसभा इलेक्शन से नए सीएम साहब बनते हैं। किस स्टेट में? आई एम पुटिंग द एग्जांपल, ये राजस्थान का एग्जांपल ले रहा हूँ। राजस्थान में 200 सीटें विधानसभा की आज की तारीख है। एक सीट एंड के लिए है, तो मेरे ख्याल से 199 में चुनाव होता है। तो 199 का जब डिवाइड बाय 200 कर लो तो नियर अबाउट 101 के करीब सीट चाहिए होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर इलेक्शन के
बाद किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, मेजोरिटी का मतलब ये गवर्नर साहब वेट करते हैं जिस पार्टी को मैक्सिमम सीट मिली है उसको सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, बट दैट पार्टी इज नॉट वेरी क्लोज टू 101। ये गवर्नर साहब पर डिपेंड करता है, गवर्नर साहब कितना वक्त देंगे उस पार्टी को कि यू हैव टू प्रूव योर मेजोरिटी। एग्जांपल, मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टी है राजस्थान में, और इस में पार्टी दूसरी है, क्योंकि उन पार्टीज के बारे में मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, ना मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, ना मैं इलेक्शन कमीशन हूँ, ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में हूँ, तो पढ़ाने के लिए एक्स और वाई लेंगे। आजकल हिंदुस्तान में तो बहुत जल्दी कंट्रोवर्सी होती है, आपने ऐसा कैसे बोल दिया भाई, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी नाम लूं, वो पार्टी ना हो जाएगी भाई, होता कौन है बोलने वाला कि अभी इतनी सीट मिलेगी, इतनी मिली है, तो मैं किसी कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ा चाहता। तो एक्स पार्टी जो है उसको सपोज कीजिए उसको सीट मिल गई 80 और वाई को मिल गई 60-70, कुछ इंडिपेंडेंट है ऐसे मान लीजिए, या मैं कहूँ एक्स पार्टी को 99 सीट मिल गई। अब गवर्नर साहब देखते कि 99 सीट तो 101 की बहुत क्लोज है, तो नियम अनुसार गवर्नर साहब एक्स पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे और कहेंगे कि विच इज अ लीडर इज इलेक्ट बाय योर पार्टी। पार्टी मीटिंग करेगी, आपका नेता कौन चुना गया, सब हमारा नेता XYZ चुना गया, तो XYZ जो पर्सन है ही और शी विल टेक द ओथ ऑफ द सीएम। ठीक है, ये सब एग्जांपल है। और फिर गवर्नर साहब पे डिपेंड करता है गवर्नर साहब कितना वक्त देते हैं कि मैडम या सर जो भी है आपको 7 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, 2 दिन में यू हैव टू प्रूव योर मेजॉरिटी। अब 2 सीट आपके हिसाब से ज्यादा नहीं लगी, लेकिन कभी इन 2 सीट को जोड़ने में भी बहुत जोर आता है। इंडिपेंडेंट या कोई और पार्टी आपको सपोर्ट करना चाहती ही नहीं है, तो कहां से आप 101 लेके आओगे? इसका मतलब अच्छा, फिर गवर्नर साहब कहेंगे ये जो 60 वाले हैं ये बोलेंगे गवर्नर साहब हमें भी मौका दीजिए, हम कर लेंगे। इसे हम कहते हैं जोड़ तोड़ की सरकार। और हिंदुस्तान में सरकारें ऐसे बनती भी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, इससे कोई आपत्ति नहीं होती। भाई ये बात बच्चों आप क्लियर समझ लीजिए कि सरकार बनाने के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, द गवर्नर इन द स्टेट और प्रेसिडेंट इन द सेंटर, दे वांट मेजॉरिटी लेके आ जाओ। मुझे तो मेजॉरिटी से मतलब है। अपने स्कूल में क्या होता है, क्लास मॉनिटर कैसे बनते हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं, एक मॉनिटर है ना, अब यहाँ पर मैं नाम लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 40 स्टूडेंट क्लास में होते हैं, एक कैंडिडेट खड़ा हुआ राम और एक खड़ी सीता, हम 10 को भी तो पढ़ते जाएंगे। सीता के फेवर में है 21 बच्चे और राम के फेवर में 19 बच्चे। अब मॉनिटर कौन बनेगा, सीता बनेगी। क्लियर है? अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, 60 वाला बोलेगा हमें बुलाइए। अब ये बात ध्यान रखिए बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नर। ये राज्यपाल की और प्रेसिडेंट की स्वयं विवेक शक्तियां होती है कि वो टाइम देगा या नहीं देगा। कई प्रेसिडेंट साहब बोल सकते नो, और इंडियन प्रेसिडेंट का इतना बड़ा अहोदा होता है, उसका इतना पोस्ट का इंपॉर्टेंस होता है कि वी कैन आर्ग्यू विद द प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट साहब हमें तो 15 दिन दीजिए, हमारे देश में चाहे कितनी भी कमेंट चलते हो, राष्ट्रपति महोदय के अगेंस्ट में हम कोई कमेंट नहीं दे सकते, वो क्राइम माना जाता है, वो अपराध माना जाता है। पार्टियां निवेदन करती हैं, अभी आप टीवी न्यूज देखिए कि आज उस पार्टी का शिष्टमंडल सरकार बनाने की डिमांड करने के लिए मच्छर बहुत वाले, इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं डांस नहीं करता था भैया। कभी आप सोचो सब एक बार तो इधर मटक लिए, एक बार इधर मटक लिए, डांस करने की इच्छा से बैठूंगा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, आराम से मटकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चे हंसने लगे, अरे भाई मतलब टीचर डांस नहीं कर सकता, सब डांस कर सकते दुनिया में, कोई क्राइम हो गया मैं डांस करना? भाई टीचर की भी मन होता है ना, मतलब या थोड़ी वो सावधान सावधान स्टूडेंट बुक निकालेगा, बुक निकाले पढ़ेगा पढ़ेगा, वाह देखो बच्चे हंस जाए। सॉरी मैं ये बच्चों को मैं दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ नहीं है, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है चलिए, तो जब गवर्नर साहब स्टेट में फील करते हैं कि
किसी पार्टी को सरकार बनाना नहीं है, तब गवर्नर साहब प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर कोई पार्टी सरकार बनाने की कंडीशन में नहीं है, तब राष्ट्रपति महोदय उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। आर्टिकल 356। ये तो एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन सुनो, आराम से सरकार चल रही है। अच्छा बता दो आपको, आर्टिकल 356 का ये सब बच्चे याद कर ले, समझ ले, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे वो भी समझ ले। आर्टिकल 356 का सेंटर से कोई रिलेशन नहीं है, ये सेंटर में कभी लागू नहीं होता है, ये स्टेट के लिए है। ये आप ढंग से समझ लो, ये एनटीएससी में भी आता है। जो बच्चे कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते वो क्वेश्चन को गलती करके आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता भी है, आर्टिकल 356 रिलेटेड टू सेंटर और स्टेट और बोथ और नन ऑफ दीज। बच्चे सोचते हैं प्रेसिडेंट की पावर है यार, तो फिर तो सेंटर की होगी यार, सेंटर पे टिक करके आए थे, बात कर रहे थे, अरे यार मैं तो गलती करके आ गया। तो भाई मैं बाल क्यों नोच रहा है यार, मैं तो आजकल अपने बाल नोचना छोड़ दी बच्चों, क्योंकि छोटे से बाल रहे मेरे। चलिए सेकंड कंडीशन, बच्चे बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है, मुझे वैसे आई। सही कंडीशन, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में भी आर्टिकल 356 लग सकता है। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो आज गवर्नमेंट, इन केस इफ द गवर्नर फील, राज्यपाल राष्ट्रपति का एजेंट होता है, गवर्नर फील कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। लॉ ऑर्डर मतलब है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अपराध बहुत बढ़ गए हैं और जो सरकार इस समय है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो राष्ट्रपति को राज्यपाल लिखित में अनुशंसा को हिंदी में कहते हैं, आजकल के बच्चों के लिए हिंदी बहुत खराब है, मैं इसमें भी एक बात कमेंट करूंगा। मैं जब पढ़ाता हूँ वहां पर मैं देखता हूँ बच्चे हिंदी की क्लास के लिए इतना डरते हैं जिसको कोई हद नहीं है। डरना तो चाहिए, मैथ्स की क्लास के लिए, और मैथ्स में बिंदास है। मतलब क्या हो रहा है बच्चों को आजकल, neither they don't know perfect English nor हिंदी, ना तो पक्की हिंदी जानते ना इंग्लिश जानते, they are English। और हिंदी की मुझे कई बार आश्चर्य होता है, मैंने आज ही क्लास में बोला है कि यार मैंने कई ऐसे अच्छे बच्चों को पढ़ाया है जो बच्चे आज मुझसे बहुत आगे हैं, लेकिन मैं देखता था जितना उनका कंसंट्रेशन फिजिक्स में था, मैथ्स में था, उतना ही उनका कमाल हिंदी में भी था। कैसे कोई हिंदी में एक नंबर मार्क उन बच्चों का, और नाउ दे आर IITian, कोई अमेरिका में बड़े बड़े अच्छे पैकेज पे है, और IIT JEE जिसको आप लोग सब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, और वास्तव में सही भी है, बहुत बड़ा कठिन एग्जाम है वो, ये बात यूरोपीय भी मान चुके हैं। अमेरिका खुद कह चुका है कि हिंदुस्तान का IIT JEE जो एडवांस एग्जाम है, JEE मेंस एग्जाम है, वो सबसे टफ एग्जाम है। अब आप सोच लीजिए जो बच्चा JEE पास करता है वो भी फर्स्ट रैंक के साथ, यानी मैं जहाँ तक समझता हूँ उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर से कम नहीं हो सकता। पक्की बात है, बहुत परफेक्ट बच्चा है वो, और समटाइम दे आर गुड, दोस्त टीचर टीचिंग देम, वो उनसे भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि अगर मैं टीचर हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो बच्चा टॉप कर रहा है तो फिजिक्स में भी होशियार है, वो केमिस्ट्री में भी होशियार है। चलिए खैर हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो 356 में उस कंडीशन में प्रेसिडेंट साहब जो है, गवर्नर साहब सीधा ही लेटर लिखेंगे प्रेसिडेंट को कि लॉ एंड ऑर्डर इस देश का अच्छा नहीं है, इस सरकार को तुरंत भंग किया जा सकता है, क्योंकि स्टेट के नागरिक इस सरकार से, इसकी कानून व्यवस्था की स्थिति से संतुष्ट नहीं है। पूरे सबूत के साथ, ऐसे नहीं कि सरकार चल रही है गवर्नर भंग कर दिया या प्रेसिडेंट भंग कर दिया, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। क्योंकि एक चीज बताइए, आप किसी को बिना मतलब पोस्ट से हटा देंगे, वो आदमी बड़े प्यार से बोलेगा, आपने मुझे पोस्ट से हटा दिया, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर कि आपने मुझे हटा दिया। भाई साहब कोर्ट कचहरी हो जाती कि किस, और एक चीज बता दो आपको मैं, एक बार तो प्रेसिडेंट साहब गवर्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देंगे स्टेट में, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वो बिल दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए, तब वो प्रेसिडेंट रूल माना जाता है। 6 महीने में यहाँ पर मिस्टेक कर गया, 6 महीने से 3 महीने, लेकिन एक बार तो प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया तो प्रेसिडेंट रूल लग गया। ये चीज तब होती है जब सामने वाली जिसकी गवर्नमेंट है वो संतुष्ट नहीं हो। सर अब देश में हमारे क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
फेडरल सिस्टम है। तो कई बार जो अपोजिशन है, सॉरी वो सर, अच्छा जो डेमोक्रेसी का नियम है, अपोजिशन पोजीशन की टाल खींचता रहता है, वो उसकी कमियां ढूंढता रहता है। अरे भाई कमियां नहीं ढूंढेगा तो जनता वोट कैसे देगी उसको? मान लीजिए अभी हमारे देश में किसी स्टेट में एक्स गवर्नमेंट है एंड वाई गवर्नमेंट ऑलवेज फेवर दैट गवर्नमेंट, ओ बहुत अच्छा काम कर रही है, तो पब्लिक क्या वाई को वोट देगी? क्या नहीं देगी। तो देश की डेमोक्रेसी कहती है कि हमें विरोध करना पड़ता है, विरोध करना ही हमारा काम है। अब आपके स्कूल में क्या होता है, कई बच्चे क्लास में पढ़ने नहीं आते, पढ़ने वालों को डिस्टर्ब करने आते। मैम इसने मेरा पेन ले लिया, मैम ये धक्का मार रहा है, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम सर। अरे भाई चुप तो हो जा, चुप। समटाइम फिर स्टूडेंट, छोटे बच्चे होते हैं ना, क्लास में टिफिन खोला, अब बच्चे सोचेंगे पढ़ाते पढ़ाते टिफिन कहाँ से आ गया। देखो बच्चों, मेरा चैनल का नाम है सोशल साइंस विद फन, तो मैं इसमें थोड़ा बड़ा फन तो करूंगा ही। एसएसटी वैसे बच्चे और पेरेंट्स मांगे चलते हैं, एसएसटी बोरिंग होता है। एसएसटी को बदनाम कई लोगों ने कर रखा है कि एसएसटी बोरिंग होता है। नहीं, पढ़ने वाले बच्चे और अगर पढ़ाने वाला टीचर इंटरेस्टिंग हो तो एसएसटी मजा आता है, बिल्कुल मजा आता है। उसके लिए आपको नॉलेज भी हो और आपको फन क्रिएट करना भी आपको, मजाक के पढ़ा दो, इसे कहते हैं एसएसटी। नहीं तो क्या होता है, यस स्टार्ट रीडिंग। अब जब बच्चा रीडिंग करेगा तो पीछे वाले कुछ सोएंगे ना, कुछ पीछे वाले सो जाएंगे, कुछ के लंच खुल जाएंगे, कोई कुरकुरे खा रहा होगा। मेरे स्कूल टीचर, स्कूलों में यही होता है। और आप कितनों पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते। बच्चे बोले नो सर, नहीं सॉरी, नो नो, टीचर क्लास खड़ा। चलिए, तो 356 बात गवर्नर साहब ने लेटर भेज दिया, प्रेसिडेंट साहब उस स्टेट में इस कंडीशन पर, क्या कंडीशन से, द लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट गुड। ठीक है, दो कंडीशन हमने देखी यहाँ पर आर्टिकल 356 का। पहली कंडीशन देखी कि आफ्टर द इलेक्शन किसी पार्टी मेजोरिटी नहीं है तो भी लग सकता है, यानी मेनली दो कंडीशन है जहाँ पर 356 अप्लाई हो जाता है। और याद रखो बच्चों, 356 इंडिया में मैक्सिमम बार यूज हुआ है। आपके यूपीएससी में पटवारी में किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 356 कितनी बार, 360 कितनी बार यूज हुआ। आप लोग पढ़ के नहीं जाते ना, 356 यूज हुआ होगा तो हुआ होगा, ये भी हुआ होगा। बच्चों, ये हमारे देश की खुशनसीबी है कि हमारे देश में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। तो कुल कहने का मतलब है, अपने आप को धन्यवाद दे दो, देश को धन्यवाद दे दो, देश के लोगों को धन्यवाद दे दो कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वी आर नॉट डिपेंडेंट टू एनीवन। 356 बहुत बार अप्लाई हो चुका, याद रखिए, और 360 एक बार भी अप्लाई नहीं हुआ। अब तीसरी चीज है आर्टिकल 352। ये सब इंडियन प्रेसिडेंट साहब की पावर में आता है। 352 आर्टिकल 352 की दो कंडीशन है, इंटरनल क्राइसिस या कोई वॉर की कंडीशन, या वॉर होना या वॉर की कंडीशन डिक्लेयर होने वाली हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय 352 कर देंगे। याद रखना खास बात, यह एमपीएससी में क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन ये कि 352 कैन बी डिक्लेयर एट ए टाइम इन ऑल ओवर इंडिया और इन ए पर्टिकुलर स्टेट। तो बच्चों सुनो इसका आंसर, 352 आर्टिकल राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का आर्टिकल है। यह आर्टिकल पूरे देश में एक साथ और किसी एक स्टेट में या दो स्टेट में भी एक साथ लग सकता है, और जिस स्टेट में लगा है वो स्टेट और उसका प्रशासन सीधा राष्ट्रपति महोदय के ऑफिस में पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट हाउस और प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो उस स्टेट को गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, प्रशासन चलाते हैं। 352 भी हमारे देश में लागू हो चुका है। एक तो जहाँ तक मेरी मेमोरी में है 1972 में लागू हुआ था, 1967 में लागू हुआ था, 1965 में लागू हुआ था। तो गलती है तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, इस पर फालतू का कमेंट ना करें, तो याद कुछ रहता कुछ नहीं रहता चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान से लड़ाई हमारे पास
पाकिस्तान से लड़ाई तो हमारे पास हो चुकी है, चाइना वॉर हुआ था, वो चाइना से था। पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो चुकी है, 72 में लड़ाई हुई थी, तो बांग्लादेश बना था। कारगिल के समय 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, उस समय लागू नहीं हुआ था, लेकिन 72 में लागू हुआ था, ठीक है, जब हमने बांग्लादेश को बनाया था, ठीक है। तो 72 चाइना वॉर को था, 65 में होता है, तो उस समय मैं और प्ले करता से तो 52 लागू हुआ। ये अच्छा, ये इसका एग्जाम्पल हमारे देश में एक स्टेट है जम्मू और कश्मीर, उस स्टेट में ये आर्टिकल 90 समय तक लागू हुआ, 3 साल। वैसे नियम अनुसार कोई भी इमरजेंसी जो है 6 महीने ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात उस समय ऐसे थे कि 6-6 महीने करके इसको 3 साल बढ़ाया गया। 3 साल के बाद बढ़ाने पर इसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। एक बार में हम 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6-6 महीने करके बढ़ा सकते हैं, बट नॉट मोर देन 3 ईयर। ये भी याद रख लो सब बच्चे, आर्टिकल 352 इमरजेंसी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट कांट बी इम्प्लीमेंट मोर देन 3 ईयर एट ए टाइम, 6 महीने। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी या सरकार विचार करती है क्या इसको हटाया जा सकता है, क्या नहीं, वो बढ़ाना है। तो जिस समय ये जम्मू कश्मीर लागू हुआ था उस समय पूरे देश में लागू नहीं हुआ था, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, जब चाइना के साथ वॉर हुआ, उस समय ही लागू हुआ। कारगिल वॉर उस समय हमने ये इमरजेंसी नहीं लगाई थी, ठीक है। तो ये हमारे राष्ट्रपति महोदय की पावर है। अब आप जरा सोच लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय कितने पावरफुल है। अब हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके राष्ट्रपति इज ए नॉमिनल हेड, रियल हेड जो है वो राष्ट्रपति हेड ऑफ द नेशन एंड प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द। तो हम ये भी कह सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो नॉमिनल है, रियल हेड गवर्नमेंट का, वो प्राइम मिनिस्टर। बट प्राइम मिनिस्टर में बार बार आपसे कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर आल्सो यूटिलाइज द पावर इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी काम करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से करते हैं, इसलिए संविधान में लिखा हुआ है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रलाइज इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट यूटिलाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। पर सेंट्रलाइज होगा राष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति के नाम से ही। इससे अगर आप पाठ पढ़ते हैं, मैं एक बचपन में देखता था, मेरे समझ में नहीं आता था, मैं बड़ा वो समझा कि कभी कभी आप देखना अखबार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टेंडर निकलते हैं, मान लो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का टेंडर निकला, टेलीफोन डिपार्टमेंट में निकला, जो मैंने देखी बता रहा हूँ, कोई सेना का कोई टेंडर निकला, उसमें आप पढ़ लेना घर जाकर अखबार में, भारत के राष्ट्रपति के नाम से ऐसे लिखा होता है, सेंटेंस ऐसे लिखा होता है, ये आप देख ले जाके, द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी यू शुड बी वेरी क्लियर, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ऑल द executive powers are centralized in the president of India, but the power used by the prime minister. तो प्राइम मिनिस्टर जो है आपके नॉमिनल लेवल होता है, पूरी लेवल होता है। इससे हम ये भी कह सकते हैं, अच्छा इसके साथ 9th क्लास के बच्चों को जोड़ने के लिए एक टॉपिक को बता दूं, 2 तरह के एग्जीक्यूटिव हिंदुस्तान में हैं, एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये राष्ट्रपति महोदय से जुड़ा हुआ चैप्टर नहीं है, थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन जोड़ लेते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होता है? सरकारी कर्मचारी, सारे ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस से लेकर क्लर्क तक के, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं आते हैं, वो सरकारी कर्मचारी। ब्यूरोक्रेट्स वर्ड तो यूज हम करते हैं, आईएएस आईएएस नहीं करते हैं। और ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जैसे आप में से कोई बच्चा 25-26 साल का है, ठीक है, उसके आईएएस की नौकरी लग गई या आरएएस की लग गई या कस्टम इंस्पेक्टर बन गया, कुछ भी पुलिस में बन गया, कुछ बन गया, वो आदमी कब तक काम करेगा? 60 ईयर परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जो हमारे देश के एमएलए एमपी मिनिस्टर्स होते हैं, दे वर्क ओनली 5 ईयर दे कैन रीइलेक्ट, बट एक बार तो 5 साल ही काम करेंगे, सो दे आर कॉल्ड द। तो बच्चों ये चीज थी। अभी प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट किया हमने, जितना आपके कंपटीशन एग्जाम में एंट्रेंस में आता है, वैसे तो इसका एरिया बहुत वास्ट है। अब मैं 2 मिनट थक गया, थोड़ा पानी पी लूँ, चाय तो पीऊँगा नहीं, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद वापस मिलते हैं।